नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू। सदन में पेश होगा यूसीसी। विपक्ष ने भी बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक। दोनों भवनों को प्रशासन ने किया सील। रविवार को होना था ध्वस्तीकरण। लोहाघाट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग। राष्ट्रीय आंदोलन के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। 11 फरवरी को होना है धरना प्रदर्शन। सिलकारा टनल में काम हुआ फिर से शुरू। मिनिस्ट्री और एनएचआईडीसीएल से अनुमति मिलने के बाद कार्य हुआ शुरू। भूस्खलन के बाद लगी थी रोक। उत्तराखंड में फिर ली मौसम ने करवट। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा और इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता समेत अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं सत्र के पहले दिन सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के साथ ही 4 अन्य पूर्व विधायकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हिमांशु वर्मौला। हिमांशु, आज विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। कौन से ऐसे विधेयक जो आज पारित होने की संभावना है और कौन से ऐसे विधेयक जिन पर विपक्ष हमलावर हो सकता है? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज 5 तारीख से शुरू हो गया है और ये 8 तारीख तक आहूत किया गया है। ये सत्र इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, इसलिए इस सत्र को विशेष सत्र कहा जा सकता है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो उत्तराखंड के प्रमुख मुद्दे हैं, भू कानून, कानून व्यवस्था, मूल निवास और कई अन्य ऐसे अहम और मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। इसमें सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि यूसीसी जो पारित करवाने की बात की जा रही है, क्या उसमें विपक्ष साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है, उनका साफ कहना था कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नहीं सौंपा गया है क्योंकि विपक्ष को इसका ड्राफ्ट सौंपा जाना बहुत जरूरी था और इसके बाद इस पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि एक एक बिंदु पर यूसीसी के जो एक एक बिंदु है उन पर चर्चा की जानी चाहिए और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग करता हुआ आया है कि विधानसभा का सत्र की जो अवधि है, सत्रावधि, उसे बढ़ाया जाए। हालांकि विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि हर बार सरकार जो विधानसभा की सत्रावधि है उसे बढ़ाती नहीं है और जानबूझकर सत्र की अवधि को छोटा रखती है। वहीं सरकार की अगर बात कर ली जाए तो सरकार की तरफ से, क्योंकि विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता का विधेयक रखा जाना है, इसके साथ ही जो प्रवर समिति ने जो राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण की बात कही थी, उसका जो विधेयक है उसे पुनर्स्थापित करने की भी कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो राज्य में सरकारी नौकरियों में जो खेल नीति में 4% की आरक्षण की बात की जा रही थी, उसका भी विधेयक यहाँ पर रखे जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आज की अगर बात कर दी जाए तो सत्र का पहला दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ तमाम विधायकों का भी अब आने का सिलसिला जारी हो चुका है। 11 बजे से सत्र शुरू होना है और ऐसे में आज अगर बात करी जाए तो सत्र के पहले सेशन की, तो पहले सेशन के दौरान देखा जाएगा कि जो पूर्ववर्ती विधायक हैं जिनका निधन हो चुका है, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट की जाएगी और कार्यसूची में भी फिलहाल के लिए यही रखा गया है। जी श्वेता। हिमांशु, यूसीसी जो है वो उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उसे देखा जा सकता है, लेकिन विपक्ष को इससे काफी शिकायतें हैं। पहले भी प्रदर्शनों के माध्यम से विपक्ष यूसीसी को लेकर हमलावर रहा है। तो क्या लगता है कि विधानसभा के सत्र में यूसीसी को लेकर घमासान देखने को मिलेगा?
निश्चित रूप से यूसीसी को लेकर घमासान मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा था कि हमें यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं मिला है, हमें उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए समय चाहिए, लेकिन सरकार इसे अब विधानसभा के पटल पर रखने जा रही है। यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है या उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की बात कर ली जाए, तो वो भी लगातार यही मांग करते आए थे कि जितने भी विधायक हैं विधानसभा में, जितने भी विधायक बैठते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो या विपक्ष के हो, उन्हें यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जाना चाहिए। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि सत्र के दौरान सीधे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा था कि इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो विपक्ष की लगातार यही मांग है, और हो सकता है कि इसके तहत सदन के अंदर हंगामे के आसार हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुमत देखा जाए तो बहुमत बीजेपी के पास सदन के भीतर है, तो ऐसे में यूसीसी को पारित करवाना कोई कठिन बात नहीं होगी बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बाहर की राजनीति की बात करें तो दल लगातार कांग्रेस भी यही मांग करता रहा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी यही मांग रही कि जितने भी विधायक हैं या पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं या जो विधानसभा के पटल पर बैठते हैं, उनको 24 घंटे के अंदर उसका ड्राफ्ट सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामे के आसार जरूर हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उसको ये जो पटल पर रखा जाना है उसको पास करवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि विधानसभा के पटल पर जो विधानसभा का सचिवालय है, उसे विधायकों की तरफ से तकरीबन 250 प्रश्न भी मिले हैं। तो ऐसे में एक बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि जब विधानसभा के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, मसौदा रखा जाएगा, तो क्या उस पर चर्चा होती है, और चर्चा होती है तो किस स्तर तक चर्चा होती है। और लगातार क्योंकि जो सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इस यूसीसी को पास करवाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसका लाभ भी लेना चाहिए। जी श्वेता। हिमांशु, देखिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये सत्र, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की कोशिश रहेगी कि जितने भी विधेयक हैं उनको पेश किया जा सके, उनको पास करवाया जा सके, लेकिन विपक्ष भी है एक तरफ। तो कितना महत्वपूर्ण इस विधानसभा के सत्र को माना जा सकता है? उत्तराखंड सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण ये सत्र रहेगा? निश्चित तौर पर इस सत्र की अगर बात करनी जाए तो ये सत्र न सिर्फ उत्तराखंड सरकार के लिए, बल्कि ये पूरे जो दूसरे राज्यों के सरकारें हैं उनके लिए भी एक विशेष तरीके का सत्र होने वाला है, क्योंकि इसमें जो समान नागरिक संहिता है उसका विधेयक पारित कराया जा रहा है। और इसी के ड्राफ्ट के आधार पर केंद्र में भी समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार किया जाएगा, और जो अन्य राज्य हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ, इस ड्राफ्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट होंगे जिन्हें अपने ड्राफ्ट में सौंपेंगे। जिस तरीके से भाजपा बात कर रही है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा, तो ऐसे में ये सत्र पूरे देश के लिए विशेष होने वाला है। और क्योंकि अभी आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बजट सत्र भी होना है, लेकिन खासतौर पर ये सत्र यूसीसी को पारित करवाने के लिए किया गया है। तो ऐसे में ये सत्र अपने आप में बहुत ही विशेष हो जाता है, जो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आज से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को देहरादून में पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर पाए, इसके लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। विधानसभा गेट ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को आने वाले व्यक्तियों की अच्छी तरह से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ज्वलनशील और संदिग्ध वस्तु के साथ अंदर न आने दिया जाए। विशेष सत्र आहूत किया गया है, और इसके तहत जो हमारी विधानसभा की जो पूर्व में जिस तरह हम तैयारियां करते हैं, हर जगह जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहां पर हमारे बैरियर्स बनते हैं कि कोई जुलूस धरना प्रदर्शन आता है तो उसको वहां रोका जाता है। साथ ही साथ मोबाइल पार्टियां बढ़ाई गई हैं। हमारी फोर्स को देखा जाए तो हमने 12 जो है राजपत्रित अधिकारी इसमें लगाए, अलग अलग प्रभारी बैरियर्स के और गिरफ्तारी टीम के हों, चाहे वो अन्य जुलूस के साथ लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमारी 2.5 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट हुआ है, क्यूआरटी की टीम लगी है। साथ ही साथ हमारे 200 के ऊपर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 100 के ऊपर इंस्पेक्टर हैं, जो सिर्फ पेरीफेरी में हमारे विधानसभा की सिक्योरिटी में लगे हैं। और साथ ही साथ शहर के अन्य जो संवेदनशील स्थान होते हैं वहां भी अलग अलग ड्यूटियां हमने मोबाइल पार्टी लगाई है। धामी कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री
आवास में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में से पास कर दिया गया है। अब ये बिल आज से शुरू हो रहे सत्र में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे और इस बिल को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष ने सत्र के दौरान प्रश्नकाल की मांग की है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्र के दौरान सिर्फ इस बिल पर ही चर्चा होनी चाहिए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि समान नागरिक संहिता पेश होने के बाद विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को उस पर सवाल उठाने का अधिकार है। भूषण ने कहा कि बैठक के दौरान सभी दल मसूदा विधेयक पर शांतिपूर्ण चर्चा पर सहमत हुए। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों ने पहले तो सर्वदलीय बैठक की और सभी नेताओं ने और हमने चर्चा इस पर की कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन हो, सत्र हो। उसके बाद कल तक की कार्यमंत्रणा में आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और कल आप जानते हैं सिटिंग एमएलए हमारे अंसारी साहब का निधन हुआ है। उसके अलावा कई एक्स एमएलएज हैं जिनका निधन हुआ है, तो कल कंडोलेंसेस होंगे और उसके बाद हाउस एडजर्न होगा और उसके बाद संभवतः कल फिर कार्यमंत्रणा की एक बैठक होगी। आपने यूसीसी के लिए पूछा है, जी इट्स स्पेशल लॉ और इसलिए स्पेशल सेशन होना भी चाहिए, अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए, हर एक विधायक को, हर एक सदस्य को अपनी बात रखनी चाहिए और एक अच्छे विमर्श और चर्चा के बाद विधेयक पारित होना चाहिए। रुड़की पहुंचे और इस बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले समान नागरिकता कानून पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को लागू करने की पहल की। उन्होंने मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में तेजी के साथ मुस्लिम समाज द्वारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी कानून बनाना जरूरी है। वहीं उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कहते हुए बताया कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी हिंदू को कोई दिक्कत आती है तो वह जारी किए गए नंबर पर कभी भी फोन कर सकता है। के शरीर शांत हो गए, राम मंदिर बन गया। 496 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में भव्य मंदिर में वापस लौटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। पहली बार मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री का स्वागत समूह की महिलाओं के द्वारा खड़ी होली और झोड़ों से किया जाएगा। रविवार को रामलीला मैदान में महिलाओं ने खड़ी होली और झोड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़ों का गायन किया। वहीं खंड विकास अधिकारी लोहाघाट अशोक अधिकारी ने बताया कि ग्राम विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए कोली, ठेक, रायकोट समूह की महिलाएं मुख्यमंत्री के स्वागत में कुमाऊनी, खड़ी होली और झोड़ों का गायन करेंगी, जिसके लिए विभाग के द्वारा महिलाओं की तैयारियां करवाई जा रही हैं। रविवार को शिक्षक भवन लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता की अध्यक्षता एवं प्रकाश तेड़ांगी के संचालन में बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 11 फरवरी 2024 को जिला चंपावत के कलेक्टर परिसर में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हमें कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से घर घर जाकर प्रचार एवं प्रसार करना पड़ेगा, तब जाकर हम पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को जन आंदोलन में बदल सकेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों को अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराना है, ताकि वह पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करने के लिए मजबूर होंगे। शिक्षक सभागार में एनओपीएस की जिला स्तरीय हमारी बैठक हुई और हम सब लोगों ने, सभी संगठन के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि 11 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पे हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा पुरानी पेंशन बहाली हेतु। मैं सभी संगठनों के सम्मानित सदस्यों से, सभी एनपीएस साथियों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 10 बजे कलेक्ट्रेट भवन जिला चंपावत में पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें।
हल्द्वानी के बनफूलपुरा में अवैध मदरसे एवं नमाज वाली जगह पर रविवार को होने वाले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने फिलहाल देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया, मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे एवं नमाज वाली जगह से जुड़े कागजात दिखाने के लिए नगर निगम में लोगों से कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाए गए। लेकिन देर रात माननीय न्यायालय का कोई नोटिस दिखाया गया है जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता एवं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया है। निगम ने मलिक के बगीचे में 2 स्थल थे, जिसमें वो कथित एक नमाज का स्थल था और एक मदरसा था। उसमें नोटिस दिया था और उसके उपरांत जब कल बैठक हुई थी तो दिन में इनसे पेपर मांगे गए थे। इनके द्वारा कोई भी प्रपत्र इसमें पेश नहीं किए गए थे। रात 12 बजे इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। इसके कारण इस दोनों भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक, और इस जो भी इनके द्वारा पेपर दिए गए हैं उसके परीक्षण के उपरांत इसमें जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के केशवपुरी राजीव नगर क्षेत्र के तमाम ऐसे लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभान्वित किया गया जिनके घर में अभी तक गैस योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा था। उन तमाम लोगों को चूल्हे के धुएं से राहत देते हुए एक कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गिरोला ने ऐसे लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश में लगातार निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। आज ऐसे कई लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है जो अभी तक गैस कनेक्शन योजना से लाभान्वित नहीं थे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा वर्करों के साथ पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज उज्ज्वला योजना के तहत हमने केशवपुरी बस्ती में रहने वाले हमारे श्रमिक भाई हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, खत्ता से भी आए हुए कुछ लोग थे, 80 से अधिक हमने गैस के कनेक्शन उनको उज्ज्वला योजना के तहत आज वितरित किए हैं। साथ में समाज के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत कार्य किए हैं, चाहे हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन हों, हमारे अन्य क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। साथ में आज यहाँ पर एक कार्यालय का उद्घाटन भी था, अमित जी के कार्यालय का भी आज उद्घाटन हुआ है। उसके अवसर पर भी यहाँ पर बहुत से कार्य किए गए हैं। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस वितरण करने का जो प्राथमिक परिवार हैं और माननीय विधायक जी इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे और सभासद मैडम जी उपस्थित और सभी को लगभग लाभार्थी 80 के लगभग लाभार्थी थे जिनको मुफ्त गैस कनेक्शन वितरण किए गए हैं। जनपद उत्तरकाशी की बहुचर्चित सिलक्यारा टनल में 2.5 महीने बीतने के बाद कार्य प्रारंभ हो गया है। दरअसल 4 धाम सड़क परियोजना में करीब 853.79 करोड़ लागत से निर्माण 4.5 किलोमीटर सिलक्यारा से लेकर पोल गांव तक सुरंग का निर्माण किया जाना था, जो कि इसी साल मार्च तक पूरा होना था। लेकिन बीते साल 12 नवंबर की रात को अचानक से टनल का 100 मीटर कुछ हिस्सा ढह गया था, जिसमें 5 राज्यों के 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। इस घटना के बाद सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए थे और सुरंग को सील करवा दिया गया था। बारकोड सेट तो ऑलरेडी चालू होकर 1 हफ्ता के ऊपर हो गया। अब इधर से 2 तारीख चालू हो गया है, अभी चल रहा है काम। अभी 35-40 आदमी काम कर रहे हैं। हाँ, अंदर का ट्रीटमेंट जो भी है अपना वो ऊपर से आदेश जो मिला था उसके हिसाब से हम लोग काम चलते जा रहा है। अभी चालू हो गया काम पूरी तरह से। और जो मलबा जो गिरा था उसका डिजाइनर के लिए डिजाइन का पास गया, जैसे डिजाइनर का ड्राइंग आ जाता है वो भी चालू कर देंगे उसका ट्रीटमेंट। सर अभी काम क्या हो रहा है कि मतलब डेब्रिस को रिमूव किया जा रहा है, वहाँ पे जो उसका जो लूज पॉइंट था उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लूज से पहले जो है उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद अंदर में थोड़ा पानी भरा होगा, डिवाटरिंग करेगा, डिवाटरिंग करने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होगा, तब तक ड्राइंग भी आ जाएगा। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा कई ग्रामीण इलाकों में किसानों को फलदार वृक्ष निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं और इस कड़ी में अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा सेलंग गांव और पेनी गांव और साथ ही साथ सलूड़, डूंगरा, डूंगरी,
वरोसी गांव की महिलाओं के लिए जेम चटनी और अचार जूस इत्यादि चीजों का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें कि अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा हर वर्ष सभी ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए फ्री बीज वितरण किया जाता है और कई प्रकार के फलदार वृक्ष भी निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। अमन स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला और क्रीड़ा भारती उत्तराखंड द्वारा तृतीय शतरंज चैलेंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शतरंज के स्टेट चैंपियन सहित तमाम नामी और रैंकिंग प्राप्त शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। सीनियर और जूनियर वर्ग 2 कैटेगरियों में 5 राउंड की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीनियर वर्ग में अमित चैंपियन बने और शतरंज चैलेंज प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता, तो वहीं उप विजेता कुलदीप आचार्य रहे। वहीं जूनियर वर्ग में लक्षिता ने जीत हासिल की। मेन उद्देश्य जो है इस चैंपियनशिप का वो ये है कि प्रतिभाएं, हमारी जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ। तो इसीलिए टूर्नामेंट है और इसमें बहुत ही अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको जीतने के बाद ट्रॉफी भी दी जाएगी और कैश प्राइज भी दिया जाएगा। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा पेरेंट्स से कि वो जितना हो बच्चों को खेलों की तरफ लगाएं, बच्चों के अच्छे संस्कार जगेंगे। और अब हमारे प्रदेश में इतनी अच्छी खेल नीति बन गई है कि बच्चों को रोज में अमन स्पोर्ट्स क्लब ने बहुत बढ़िया चेस टूर्नामेंट आयोजित किया है। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को अपनी तरफ से बहुत सारा ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी से खेलने आए हैं और देहरादून से भी काफ़ी बच्चे आ रखे हैं। और ये जो वेन्यू है, ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत बढ़िया वेन्यू चूज़ करी है, हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल था और प्लेयर्स ने बहुत आनंद लिया है शतरंज के गेम के साथ। हाँ, लगभग 18 प्लेयर्स आए थे, जिनमें 18 में से 12-15 प्लेयर्स सभी इंटरनेशनल फेडरेटेड थे। तो उनके साथ खेल के एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है सभी बच्चों का, हमारा भी बढ़ता है। मुकाबला बहुत टफ था, सबने बहुत अच्छी फाइट दी है और बच्चों ने खासकर बहुत ज़्यादा फाइट अच्छी दी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान लगातार सटीक साबित हो रहा है। उत्तरकाशी की बात की जाए तो लगातार बारिश जारी है, जिससे कि कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में गंगोत्री धाम, शीतकालीन प्रवास, मुखवा, इन जगह लगभग 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। वहीं मार्ग की बात की जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल कहीं कहीं अवरुद्ध है, जिससे कि VRO द्वारा मार्ग को सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं गंगोत्री धाम में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण गंगोत्री में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। जहां गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का पानी जमा हुआ है, तो वहीं एक साधु कड़ाके की ठंड के बीच भी भागीरथी नदी में स्नान कर रहा है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।